हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री लगभग खत्म कर दिया है। अब एक लास्ट पोर्शन बढ़ता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन आता है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स। अब इसमें जनरली होता क्या है, ध्यान दो कि जब मान लो स्किन पे एक कट लग जाता है, तो स्किन पे एक कट लगता है तो उससे ब्लड लॉस होता है, और ब्लड लॉस होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, या तो FeCl3 डालते हैं या तुम्हारा एक NaCl डालते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो वो जो पाउडर होता है उसको भी देखना, उसमें तुम्हें FeCl3 लिखा रहेगा। ठीक है, वो इसलिए डाला जाता है। तो ध्यान दो, ब्लड क्या है, कोलॉइड है। ब्लड क्या है, कोलॉइड है। अब तुमने जैसे मान लो ये तुम्हारी स्किन है, स्किन, और इससे कट पे तुम्हारा ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इस पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो एक कोलॉइड पे इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होता है, उसका कोagulation होता है। कोagulation का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ कोलॉइड इनटू प्रेसिपिटेट, मतलब ये ब्लड प्रेसिपिटेट करेगा, और प्रेसिपिटेट करके तुम्हारे स्किन की जो कट है उस पर जम जाएगा, और जम जाएगा जिसकी वजह से फर्दर ब्लड लॉस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया तो लिखो, in case of cuts, in case of cuts, to prevent blood loss, to prevent blood loss, in case of cuts to prevent blood loss, an electrolyte is sprayed over, an electrolyte is sprayed over skin, which coagulates the blood, which coagulates the blood to prevent further blood loss, which coagulates the blood to prevent further blood loss। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें तुमसे आएगा विच इलेक्ट्रोलाइट, FeCl3, सॉरी, तुमसे बोला जाए CaCl2 और NaCl इज गुड फॉर स्टॉपिंग ब्लड फ्रॉम कट्स। तुमसे बोला जाएगा इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बढ़िया है टू स्टॉप वुंड फ्रॉम कट्स। तो एक चीज ध्यान दो, ब्लड तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड था, ब्लड तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो इसको कोगुलेट कौन करेगा, पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट करेगा। ठीक है, आया समझ में? और पॉजिटिव आयन अगर इसको कोगुलेट करेगा, तो हमने हार्डी-स्कोल्स रूल पढ़ रखा था, जितना उस पर वैलेंसी ज्यादा होगी, ये Ca2 प्लस है, Na प्लस है, जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतना उसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन होगा, CaCl2 और NaCl में ज्यादा अच्छा कौन सा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो लिख लो इसको, ये क्वेश्चन लिख लेना, इसका रीजन लिख लेना। सिंस ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, since blood is a negatively charged colloid, hence positive ions of electrolyte will coagulate it, hence positive ions of electrolyte will coagulate it, and according to Hardy-School's rule, coagulating power is directly proportional to valency, coagulating power is directly proportional to valency। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है तुम्हारा आर्टिफिशियल रेन। नेक्स्ट जो तुम्हारा एप्लीकेशन है दैट इज आर्टिफिशियल रेन। अब आर्टिफिशियल रेन में हम लोग क्या कराते हैं, ये जो तुम्हारे क्लाउड्स हैं, अब क्लाउड्स भी जनरली एक तुम्हारे कोलॉइड है, क्लाउड्स आर आल्सो कोलॉइड। तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, इसके ऊपर क्या डाल लेते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट। इसके ऊपर क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जनरली तुम्हारा क्या स्प्रे किया जाता है, ड्राई आइस और NaCl। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान दो, जब तुमने ड्राई और फिर NaCl स्प्रे किया, इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड पे स्प्रे किया, तो फिर से क्या होगा, कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है कि
देखो कोलॉइड में क्या होता है, डीपी सस्पेंडेड इनटू डीएम, दोनों अलग फेज में है लेकिन डीपी सस्पेंडेड, तो एक सस्पेंडेड फॉर्म है, लेकिन जब प्रेसिपिटेट बनेगा, सस्पेंशन बनेगा, तो डीपी अलग डीएम अलग, एकदम अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाते हैं, अलग हो जाने का मतलब है कि अब वो सस्पेंडेड नहीं रहता। देखो डिफरेंट फेज में कोलॉइड में भी है और उसमें भी है, लेकिन ये इस फॉर्म में रहते हैं जैसे डीपीडीएम आपस में सस्पेंडेड रहे। लेकिन सस्पेंशन में जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड अलग हो गई, वाटर अलग हो गया, जब ये कोगुलेट करेगा तो जो डीएम है वाटर उसको क्या कर देगा, अलग छोड़ देगा, और अलग छोड़ देगा तो ये क्या कर देगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो लिख लो। When electrolytes such as dry ice or NaCl, when electrolytes such as dry ice or NaCl are sprayed over clouds, then coagulation of coagulation takes place. Then coagulation takes place, due to which DP and DM separates, due to which DP and DM separates, and rain starts। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक आता है क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर में हम लोग क्या करते हैं, स्मोक जो होती है, स्मोक ये जनरली क्या होता है तुम्हारा, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, क्लियर होता है, एंड इट इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। हमने इसका क्या कराया, एक क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर लिया, ठीक है, क्वार्टरल स्मोक प्रेसिपिटेटर लिया, इस टाइप से होता है, और इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल के, यहाँ तुम्हारा स्मोक है, इसके अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते तो तुम क्या बोलते थे कि जो तुम्हारे डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द एनोड एंड विल डिपॉजिट ऑन इट। ये तुम्हारे एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्या करेंगे, उस पर डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे मतलब एयर से क्या हो जाएंगे, अलग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, तो लिख लो, स्मोक इज अ डिस्पर्शन ऑफ negatively charged colloidal particles of carbon. Smoke is a dispersion of negatively charged colloidal particles of carbon in air, full stop. It is made free of these particles, by passing it through a quaternion precipitator, in which electrophoresis of smoke takes place, due to which unburnt carbon particles, migrate towards anode, and are deposited, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन तुम्हारा आता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास।
ठीक है, तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है, जहां रिवर वाटर और सी वाटर मीट करता है। जहां रिवर वाटर और सी वाटर मीट करे वहां क्या फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है। अब कैसे फॉर्म होता है जाए, रिवर वाटर के अंदर तुम्हारी क्ले, डर्ट, ये सारी इंप्योरिटीज होती हैं, और तुमने पढ़ रखा है ये क्ले, जैसे मान लो क्ले इज अ कोलॉइड। क्ले क्या होता है, कोलॉइड होता है। रिवर वाटर कंटेन्स क्ले, डर्ट एज impurities and they are in the form of colloids. सी वाटर के अंदर Na+, Mg2+, Ca2+, ये सारे आयंस प्रेजेंट है। नमक प्रेजेंट रहता है, नमक में कौन सा आयन होगा, Na+ आयंस होंगे। तो जब ये दोनों मीट करेंगे तो इस कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या, किससे कांटेक्ट में आने लगेंगे, इन आयंस की, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस की। और इन आयंस के कांटेक्ट में आने की वजह से इनका क्या शुरू हो जाएगा, कोagulation शुरू हो जाएगा। और कोagulation अगर शुरू हो जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, कोलाइडल क्ले कोलाइडल से प्रेसिपिटेट करेंगे, और प्रेसिपिटेट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, लिख लो। The river water contains colloidal particles of sand, clay, etc., sand, clay, etc., which are negatively charged. Full stop. The sea water contains salts of Na+, Mg2+, Ca2+, etc. The sea water contains salts of Na+, Mg2+, Ca2+, etc. Full stop. When sea water and river water meets, when sea water and river water meets, the colloidal particles, the colloids present in river, the colloids present in river comes in contact with electrolytes present in sea water, comes in contact with electrolytes present in sea water, and their coagulation takes place, and their coagulation takes place, which result in formation of deltas, which result in formation of deltas। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं से आते हैं। इनके अलावा मैं तुम्हें इमेज भेज रहा हूँ, इन इमेज में तुम्हें ये जितने एप्लीकेशन है तुम्हें क्या होने चाहिए, ध्यान, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इस इमेज से बाकी एप्लीकेशन क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है, देख लो। बस नेक्स्ट टॉपिक है करोजन, ये तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रह गया, इसको देखते हैं। करोजन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, कि जैसे तुमने देखा हो कि आयरन को तुम कई समय तक रखे रहो तो उस पे एक रेडिश ब्राउन टाइप की लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक है, या हिंदी में क्या बोला जाता है, जंग, उस पे जंग लग जाती है। सिमिलरली क्या देखा गया कि एजी को, सिल्वर को तुम जो एयर की प्रेजेंस पे रखो तो ये क्या होने लगता है, इट स्टार्ट्स टर्निंग ब्लैक। सिल्वर को तुम रखो तो ये ब्लैक पड़ने लगता है। और कॉपर को तुमने एयर की प्रेजेंस में रखा या एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, इट टर्न्स ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ठीक है, आया समझ में। तो ये पहली बात देख लो होता क्या है, ये जो रेडिश ब्राउन है, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3.XH2। जो रेडिश ब्राउन कलर आता है किसकी वजह से आता है, ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है, Ag2S। ग्रीन कोटिंग किसकी वजह से आती है, COCO3.COOH, ठीक है। तो बेसिकली करोजन होता है क्या दादा, करोजन का मतलब क्या है कि इरोजन ऑफ मेटल। इरोजन ऑफ मेटल का मतलब क्या है, मेटल का है, देखो अगर आयरन बोला जाए तो Fe, अब ये Fe से इस फॉर्म में Fe+3 फॉर्म में चला गया या एक सॉल्ट फॉर्म में चला गया, तो ये तुम्हारा अब मेटल तो रहा नहीं, ये एक मेटल का सॉल्ट बन गया। सिमिलरली सिल्वर यहाँ पे था, यहाँ पे एक सिल्वर का सॉल्ट है। तो इरोजन ऑफ मेटल का क्या मतलब है कि एक मेटल का उसके किसी सॉल्ट में कन्वर्शन होना ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। जब हम लोग एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में करते हैं, जैसे इसकी प्रेजेंस में O2 और H2O की प्रेजेंस में होता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और H2O की वजह से, इसका हम पढ़ेंगे,
ये किसकी वजह से होता है? H2S की वजह से। ये तुम्हारा एयर में प्रेजेंट H2S की वजह से ये तुम्हारा क्या बनता है? Ag2S, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2, H2O एंड O2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझे तो फाइनली लिख लो। Corrosion is a phenomena in which corrosion is a phenomena in which an element, sorry, a metal, corrosion is a phenomena in which a metal converts into a converts into its salt converts into its salt on exposure to converts into salt on exposure to atmosphere on exposure to atmosphere। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये 3 एग्जांपल लिख लेना। आयरन, मेन तो ये ध्यान रखना चाहिए, आयरन जब चलो हम लोग पढ़ेंगे। सिल्वर और कॉपर क्या याद होना चाहिए? सिल्वर का जो हम लोग टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या क्या है? सिल्वर टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? Ag2S। ठीक है, सिमिलरली कॉपर टर्न्स ग्रीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ CO2, H2 और O2 के प्रेजेंस में क्या बना देगा? CuCO3 डॉट COOH +. ठीक है, तो लिख लेना, तो ये पॉइंट्स लिख लेना। अब हमें जो मेनली पढ़ना है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, करोजन ऑफ आयरन, करोजन ऑफ आयरन, जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? रस्टिंग। ठीक है, अब होता क्या है? जैसे मान लो ये आयरन का ब्लॉक है, क्लियर है? तो ये क्या होता है? ये सर्टेन तुम्हारा एक इसने वैकेंट साइड या बोला जाए एब्जॉर्प्शन साइड प्रोवाइड की। अब इस पे जाके तुम्हारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इस पे जाके क्या हो गया? एब्जॉर्ब। ठीक है, तो मॉइस्चर इन एयर गेट्स एब्जॉर्ब ऑन द साइड प्रोवाइडेड बाय आयरन। होगा क्या? अब इस मॉइस्चर में गैसेस लाइक O2 एंड CO2 गेट्स डिसॉल्व। इस मॉइस्चर में गैसेस लाइक O2 एंड CO2 गेट्स डिसॉल्व। ठीक है, तो पहले पॉइंट इतने लिखते हैं, ये डायग्राम बाद में बनाना। सबसे पहले पॉइंट लिखो, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मॉइस्चर गेट्स एब्जॉर्ब्ड, मॉइस्चर ब्रैकेट में वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर ब्रैकेट में वाटर ड्रॉपलेट्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड, full stop. Now the gases such as O2, CO2, now the gases such as O2, CO2 gets dissolved in this. So the gases such as O2, CO2 gets dissolved in this moisture। ठीक है, आया समझ में? ये फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में देखो, CO2 जब H2O में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा? H2CO3 देगा पानी के अंदर। और H2CO3 तुम्हारा क्या है? पहले HCO3 माइनस फर्निश करेगा, अब HCO3 माइनस, फर्दर तुम्हारा H प्लस और CO3 2 माइनस फर्निश करेगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब CO2 तुम्हारा पानी में डिसॉल्व हुआ तो इट स्टार्ट्स फर्निशिंग आयंस, वो H2CO3 में कन्वर्ट हुआ, H2CO3 स्टार्ट्स फर्निशिंग आयन। मतलब ये क्या बिहेव कर रहा है? लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें तुम्हारा, अब देखो ध्यान से पॉइंट ध्यान को, एनोड क्या होगा? आयरन। कैथोड क्या होगा? impurities present in iron। कैथोड क्या होगा? impurities present in iron। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? ये H2CO3। और एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट तीनों मिल गए, मतलब ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट बन गया कि नहीं बन गया? ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हुआ कि नहीं? तुम्हारा एनोड बन गया, कैथोड बन गया, एक इलेक्ट्रोलाइट मिल गया।
तो एक तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिख लो CO2 present, CO2 when dissolved in moisture, CO2 when dissolved in moisture produces H2CO3, which which further dissociates to furnish ions, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर ये पूरा लिख लो, एनोड Fe, कैथोड ये, और दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा लिखो, ठीक है, इसको पूरा लिखो, ठीक है। इसके लिखने के बाद लिखना है हेंस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, is formed, hence an electrochemical cell is formed, therefore rusting of iron is a electrochemical reaction, redox reaction. Rusting of iron is a electrochemical redox reaction, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब रिएक्शन क्या बन रही है ध्यान दो, जो तुम्हारा एनोड पे तुम्हारा आयरन था, तो आयरन किसमें ऑक्सीडाइज होगा? Fe gives Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे तुमसे क्या बोला गया? इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन आयरन, तो इंप्योरिटीज कौन सी प्रेजेंट होगी? जो H2O डिसॉल्व हुआ है इसमें देखो CO2 तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर रहा है, जो O2 गैस डिसॉल्व है ये कैसे प्रेजेंट करेगी? लाइक इंप्योरिटीज। और ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा किसमें? H2O में। सॉरी, ये किसमें रिड्यूस होगा? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, और कैथोड में रिडक्शन हुआ तो किसमें हुआ? H2O में। H2O तो 2 और प्लस 4H प्लस, प्लस क्या? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है? देखो Fe प्लस 4H प्लस प्लस नहीं 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2 क्या देगा? 2Fe2 प्लस प्लस 2H2। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। लेकिन ध्यान दो, अभी Fe सिर्फ किसमें कन्वर्ट हुआ है? Fe2+। से ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के दौरान Fe किसमें कन्वर्ट होगा? Fe2+। लेकिन एक चीज तुम्हें बताई, रस्ट क्या था? रस्ट अभी क्या बताया था? Fe2O3.xH2O। अभी इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब इसमें कैसे कन्वर्ट होता है? जी देखो, Fe2+ के फॉर्म में आ गया, और Fe2+ आयंस इस मॉइस्चर के अंदर रहेंगे, और ये Fe2+ अब किसके साथ कांटेक्ट में आएगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। ये Fe2+ किसके साथ कांटेक्ट में आएगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और ये तुम्हारा क्या बना देगा? Fe2O3.xH2। ये क्या बना देगा? Fe2O3.xH2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। और प्लस यहाँ पे H प्लस क्या होगा? लिबरेट होगा। प्लस H प्लस क्या होगा? लिबरेट होगा। तो लिखो सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लेना, सेल रिएक्शन, ठीक है। पहले ये तीनों रिएक्शन, एनोड, कैथोड और सेल रिएक्शन लिखो। फिर इसमें लिखो, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ Fe, Fe only oxidizes to Fe2+. Fe only oxidizes to Fe2+, full stop. Now Fe2+ comes in contact with atmospheric oxygen. Now Fe2+ comes in contact with atmospheric oxygen and further oxidizes to Fe2O3 and further oxidizes to Fe2O3, ठीक है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में सिर्फ Fe2+ तक जा रहा है, उसके बाद फर्दर Fe2+ ऑक्सीडाइज होके क्या देगा? दिस इज रेडिश कलर। यही तुम्हारा रेडिश कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर?
आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। तो सबसे पहले इसमें आता है मेटल रिएक्टिविटी। अब ध्यान दो, करोजन जैसे मैंने बोला, तो मैंने जैसे बोला Fe से Fe2+, ये क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बन रही थी एनोड पे। Ag का Ag से Ag2s गया, तो इसमें भी 0 से +1, मतलब मैं बोल सकता हूं ड्यूरिंग करोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग करोजन तुम्हारा मेटल का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला E0 Fe से Fe2+ और E0 Ag से Ag+, कौन सा ज्यादा होता है? तो फिर से भाई, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करेगा। तो Fe से Fe2+ ज्यादा, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा मतलब उसका करोजन भी, लिख लो, metals which lie high in the electrochemical series, metals which lie high in the electrochemical series are more prone to corrosion, are more prone to corrosion as during corrosion, as during corrosion, oxidation of metal takes place. During corrosion, oxidation of metal takes place, and metals having higher standard oxidation potential, metals having higher standard oxidation potential will corrode faster, will corrode faster। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, लिख लो। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेस एंड मॉइस्चर। तुम्हें बोला गया कि देखो, जो करोजन हो रहा था, जिससे रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग किस वजह से हो रही है? O2 और H2O की वजह से। O2 तुम्हारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पहले क्या कर रहा है? कैथोडिक रिएक्शन बिहेव कर रहा है, और मॉइस्चर की प्रेजेंस में तुम्हारा CO2 क्या फर्निश कर रहा है? आयंस वाटर इज फॉर्मिंग अ मीडियम फॉर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो जितना अवेलेबिलिटी ऑफ गैसेस एंड मॉइस्चर ज्यादा होगा, उतना तुम्हारा करोजन, क्लियर है? जनरली क्या देखा जाता है कि जो करोजन है, जो तुम्हारी सी लाइन एरिया है, जो मॉइस्चर जहां ज्यादा होता है, वहां आयरन का करोजन ज्यादा होता है। शिप्स में आयरन का करोजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मली तुम्हारे घर में जो आयरन लगा है। ऐसा क्यों होता है कि शिप्स में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा, सिमिलरली वो एरियाज जहां पे ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, वहां पे रस्टिंग क्या होती है? ज्यादा। क्लियर है? जितना तुम्हारा गैसेस एंड मॉइस्चर, जैसे गैसेस Ag के लिए H2S गैस, उसकी अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना मॉइस्चर भी, उतना करोजन भी क्या होगा? तीसरा, इम्प्योरिटी ऑन मेटल। तो इम्प्योरिटीज ऑन मेटल की वजह से तुम्हारा कैथोडिक रिएक्शन हो रही थी, और कैथोडिक रिएक्शन भी जितनी ज्यादा होगी, उतना तुम्हारा करोजन क्या होगा? इम्प्योरिटी ऑन मेटल वर बिहेविंग लाइक कैथोड्स, और जितना इम्प्योरिटी ऑन मेटल ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा कैथोड्स, उतने ज्यादा कैथोड्स मतलब मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विल बी फॉर्म। और बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ज्यादा सेल्स बनेंगे मतलब ज्यादा करोजन। तो इसमें लिख लेना, since impurity in metals were behaving like cathodes, since impurity in metals were behaving like cathodes, hence more impurities means more cathodic, more impurities means more cathodes, that is more electrochemical cells, that is more electrochemical cells. And since rusting was an electrochemical reaction, rusting was an electrochemical reaction, hence more the impurity on metal, more is the corrosion, more the impurity on metal, more is the corrosion। ठीक। नेक्स्ट आता है सॉल्ट्स इन वाटर। तो तुमसे पूछा जाता है कि देखो, रिवर वाटर और सी वाटर,
किसकी वजह से करोजन ज्यादा होगा? तो एक चीज बताओ, सॉल्ट इन वाटर जैसे इसमें NaCl, MgCl2 ये पहले से डिजोल्व है। अगर सॉल्ट पानी में पहले से डिजोल्व है मतलब पानी के अंदर आयंस ज्यादा, और आयंस ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा। इलेक्ट्रोलाइट में देखो वैसे तो CO2 डिजोल्व होने से आयंस आ रहे थे, यहाँ पहले से ही आयंस है। आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्शन ज्यादा होगा, और कंडक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा करोजन भी क्या हो जाएगा? तो तभी बोला जाता है इन केस ऑफ सी वाटर तुम्हारा ज्यादा रस्टिंग होती है एज कंपेयर टू रिवर वाटर। ठीक है, तो लिख लो, more amount of salts in water leads to more amount of salt in water leads to more number of ions, more number of ions. Therefore, the charge carrier increases. Therefore, the charge carrier increases, and corrosion increases. And corrosion increases. नीचे पॉइंट लिख लेना। Hence, in case of seawater, in case of seawater, there is more rusting as compared to river water. There is more rusting as compared to river water. एक फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से भी तुम्हारा करोजन क्या होता है? बढ़ता है। अब इसको हम लोग काइनेटिक्स बात पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो करोजन भी एक टाइप की रिएक्शन, तो करोजन का भी रेट इंक्रीज करेगा। तो इसका बेस्ट है क्या? काइनेटिक्स के बाद ये लास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट ऑफ एसिड। तो इसके लिए एक चीज ध्यान दो, जब हमने पहले एक सेल रिएक्शन लिखी, सेल रिएक्शन मतलब पीछे जाके देखो, जब हमने एनोड कैथोड मिला के सेल रिएक्शन लिखी तो ये लिखी थी, और फिर इसके बाद बोला कि सेल रिएक्शन में सिर्फ Fe2+ तक जाता है। Fe2+ वापस O2 के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें आयरन H+ कैसे बिहेव करता है? लाइक अ कैटलिस्ट। मतलब जितना कैटलिस्ट यहाँ कंज्यूम हुआ वह उतना ही कैटलिस्ट यहाँ क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। Here H+ is behaving like a catalyst, जितना H+ यहाँ पे कंज्यूम होता है उतना ही यहाँ पे क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। एंड अगर तुम प्रेजेंस ऑफ एसिड इन एटमॉस्फेयर बढ़ा रहे हो तो H+ आयंस आर बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, और H+ आयंस अगर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे तो करोजन भी क्या कर जाएगा? ठीक है, तो इसके बाद ये लिखना, इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखो, इन दिस रिएक्शन H+ बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट। H+ बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट, hence presence of presence of acids in the environment, of acids in the environment will increase the rate of corrosion.